वन यानी फॉरेस्ट उसे कवर करेंगे। और जो भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, जैसे कोई वृक्ष दे दिया गया, ये किस तरह के वनों में पाया जाता है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि भारत में कितने टाइप के वन पाए जाते हैं, इसे समझने में आसानी होगी। यहाँ पे सभी चीज़ें अलग अलग चित्र के माध्यम से मैंने यहाँ पे दर्शाई हैं। सबसे पहली बात करें तो सदाबहार या फिर अर्ध सदाबहार टाइप के वन पाए जाते हैं, दोनों एक ही में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सदाबहार और अर्ध सदाबहार वाले जो चित्र बना है वो ऐसे डैश डैश वाला है, जैसे ये पश्चिमी घाट वाला एरिया हो गया, ये सदाबहार और अर्ध सदाबहार वाला एरिया हो गया। इसके अलावा इधर जो उत्तर पूर्वी भाग है ये भी सदाबहार और अर्ध सदाबहार वाले वनों में आता है। पर्णपाती वनों में जहाँ पे बिंदी बिंदी रखी है, ये वाला एरिया जो है पर्णपाती वनों में आता है, मिडिल वाला एरिया। कांटेदार वनों में इधर वाला एरिया, राजस्थान वाला थोड़ा गुजरात लेके ये वाला कांटेदार वनों में आता है। फिर पर्वतीय वनों को ऐसे ऐसे दर्शाया गया है, ये वाला एरिया पर्वतीय वनों में आता है, ये भी पर्वतीय वनों में आता है। कुछ यहाँ पे भी एरिया है नीलगिरी पहाड़ियाँ वगैरह, वहाँ पे भी पर्वतीय वन पाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए वो नहीं दर्शाया गया है। आगे बात करेंगे अनूप वन या फिर वेलांचली वन कौन से होते हैं, जो दलदली एरिया में होते हैं। इसे दलदली वन भी कहा जाता है, अनूप वन भी कहा जाता है। जो ज़्यादातर डेल्टाई क्षेत्र होते हैं या फिर कोई झील अगर है, जैसे यहाँ पे चिल्का झील है, तो वहाँ पर एरिया जो है वो दलदली होगा। भीतरकनिका नेशनल पार्क वगैरह वहीं पे पाए जाते हैं। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में कुछ एरिया, मतलब जितने भी तटीय एरिया हैं जहाँ पे दलदली क्षेत्र पाया जाएगा, चाहे वो बीच में स्थित है आंतरिक भागों में, जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे कुछ जो झीलें पाई जाती हैं उसके आसपास जो वन होते हैं उसे भी अनूप वन या फिर दलदली वन भी कहा जाता है। तो ये सभी दलदली वन हो गए जिसे डार्क में दिखाया गया है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जैसे वनों को किस अनुसूची में रखा गया है, तो अनुसूची नंबर 7 में रखा गया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां आती हैं इसके अंतर्गत, एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। तो वनों को 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती वाले सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है वनों को। और इसे समवर्ती सूची में कब डाला गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया था। तो ये चीज़ें बात है जो सूची वगैरह पूछ ली जाती है। आगे बात करेंगे कौन कौन सा आर्टिकल या कौन कौन सा अनुच्छेद जो है वनों से संबंधित है। तो पहला यहाँ पे मूल कर्तव्य में आता है, जो 51A का जी वाला सेक्शन है। मूल कर्तव्यों में 51A में पूरे मूल कर्तव्य दिए हैं। अब मूल कर्तव्य 11 हैं, उनमें से जो जी वाला है उसमें दिया गया है वनों के बारे में, वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा, ये दिया गया है 51A के जी में। फिर एक और आर्टिकल है जो इससे संबंधित है, वनों से संबंधित है, जो कि है 48A। ये नीति निर्देशक तत्व की बात की जा रही है। 48A क्या है, नीति निर्देशक तत्व। इसमें राज्यों से कहा गया है, राज्य मतलब देश, यहाँ पे राज्य से कहा गया है कि देश के पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ वन और वन्य जीवों की रक्षा करने का राज्य प्रयास करेगा। मतलब कुछ राज्यों के कर्तव्य होते हैं और मूल कर्तव्य में अभी हमने 51 में देखा कुछ नागरिकों के भी कर्तव्य होते हैं। तो ये सभी बात हो गई इसकी आर्टिकल की। अभी जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय वन नीति चल रही है वो है 1988 वाली वन नीति का हम पालन कर रहे हैं। आगे बात करेंगे वार्षिक वर्षा के आधार पर वनों का वितरण किस तरह से भारत में किया गया है, जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे वर्षा के आधार पर वनों का वितरण हमें डिटेल में पढ़ना है। पहला प्रकार है आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और इसी के अंतर्गत हम अर्ध सदाबहार वन भी देखेंगे। तो सदाबहार वन कौन से होते हैं, जहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ पे आर्द्रता भी 70% से ज़्यादा होती है, मॉइस्ट एकदम मौसम रहता है, वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, तापमान भी यहाँ ज़्यादा पाया जाएगा, 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान होता है। क्षेत्रों की बात करें तो किस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, पहले तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं, उत्तर पूर्वी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पे पाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से वृक्ष आएंगे जो सदाबहार वनों में होंगे। जो सदाबहार वन होते हैं वो हमेशा घने रहते हैं और उसमें लंबाई बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं, क्योंकि वन घने रहेंगे तो सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए वनों की जो वृक्षों की जो लंबाई है वो बढ़ती चली जाती है और बहुत लंबे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। और इसी तरह के जो जंगल होते हैं, जो सदाबहार वन होते हैं, उसी में रोजवुड पाया जाता है, उसी में महोगनी वाला पेड़ पाया जाता है, एनी पाया जाता है, इबोनी पाया जाता है, कटहल, जामुन, होलक, सुपारी, साइडल और कैल, ये सभी जो वृक्ष हैं कहाँ पाए जाएंगे, ये सभी सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इसमें से जो होलक, साइडर और कैल है, इस होलक, साइडर और कैल जो है अर्ध सदाबहार वन में आ जाता है, क्योंकि ये कभी कभी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, तो ये आर्द्र पर्णपाती हो जाते हैं सदाबहार वन ये भी, लेकिन आर्द्र पर्णपाती सदाबहार वनों में आते हैं जो अपनी पत्तियां भी गिराते हैं लेकिन लगभग हरे भरे रहते हैं। इस तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के हमें पढ़ना है जिससे चीज़ें आसान हो जाएं, ज़्यादा रटना ना पड़े। तो ये हो गए सदाबहार वन वाले लक्षण। आगे बात करेंगे यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो कि मानसूनी वन भी कहलाते हैं। ये कौन से वन होते हैं, इसमें दो टाइप होता है, एक है आर्द्र पर्णपाती वन, दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। अब जो आर्द्र पर्णपाती वन होगा उसमें
वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होगी। जो शुष्क पर्णपाती वन होगा उसमें 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होगी। अब पहला वाला टाइप देखते हैं, आर्द्र पर्णपाती जो वन है जिसमें 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उसमें कौन कौन सा एरिया आता है, कौन कौन सा क्षेत्र आता है इस वनों में। तो उत्तर पूर्वी राज्य वाला नॉर्थ ईस्टर्न एरिया आता है, हिमालय का जो निचला भाग है तलहटी वाला एरिया वो आता है, इसके अलावा पश्चिमी घाट का जो पूर्वी ढाल है, पश्चिमी घाट की बात करें ये हो गया मान लीजिए पश्चिमी घाट, और इसका जो इधर वाला पार्ट है ये पूर्वी ढाल वाला ये आएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन में। इसके अलावा जो उड़ीसा वाला भाग है वो भी आता है इसी आर्द्र पर्णपाती वन में। और इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो साल पाया जाता है, इसमें सागवन पाया जाता है, शीशम पाया जाता है, महुआ, आंवला, कुसुम और चंदन, ये सभी किसमें पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन में यानी मानसूनी वन में। आगे बात करेंगे शुष्क पर्णपाती वन जहाँ पे 70 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और इसमें ये सब उन्हीं एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वाले क्षेत्र थे, लेकिन इन्हीं में से कुछ वृक्ष जो होते हैं वो शुष्क होते हैं। तो कुछ और एरिया भी इसमें ऐड होता है, जैसे दक्कन वाला एरिया, जो दक्कन वाला पठार है उस पर भी इस तरह के वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन। हमेशा ये अपनी पत्तियां गिराते रहते हैं, एक मौसम ऐसा भी आता है एकदम डंठल दिखता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ऐसे वन पाए जाते हैं, बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। और इसमें कौन कौन से वृक्ष आएंगे शुष्क पर्णपाती वाले में, तो इसमें अक्षलवुड आता है, अमलतास आता है, खैर आता है, पीपल आता है, नीम आता है, तेंदू, पलास, साल, ये सभी आते हैं शुष्क पर्णपाती वन में। पीपल का आपने नीम का पेड़ देखा होगा, पीपल का पेड़ देखा होगा, कोई कोई मौसम में इसमें बिल्कुल भी पत्तियां नहीं होती हैं। आगे बात करेंगे उष्णकटिबंधीय कटीले वन कौन से होते हैं, तो इनमें जो वर्षा की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, 70 सेंटीमीटर से कम इसमें वर्षा पाई जाती है। क्षेत्रों की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी पंजाब वाला एरिया, पंजाब में बारिश कम होती है क्योंकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो हवाएं होती हैं, मानसूनी हवाएं, उनका जो आर्द्रता है वो ख़त्म हो जाती है। ये हमने जलवायु वाले सेक्शन में पढ़ा था, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, पीईटी वाली प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके अलावा हरियाणा वाले एरिया में भी कटीले ही वन पाए जाते हैं। राजस्थान में तो ज़्यादातर कटीले वन ही पाए जाते हैं, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। गुजरात में भी कटीले वन होते हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में। इन सभी एरियाज़ में जहाँ पे वर्षा कम पाई जाती है वहाँ पे कटीले वन पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन सा वृक्ष आएगा, तो अकासिया आएगा, खजूर आएगा, यूफोरिया आएगा, बबूल आएगा, बेर आएगा, नागफनी आएगा। जो भी कटीली जो वनस्पति होती है वो सभी आती है उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में। आगे बात करेंगे पर्वतीय वन, इसमें कहाँ कौन कौन से वन आएंगे, तो इनकी जो ऊंचाई होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, पहाड़ों पे पाए जाते हैं इस तरह के वन। लगभग 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। क्षेत्र की बात करें तो नेपाल से लेकर दक्षिण भारत में भी ये फैले हुए हैं। दक्षिण भारत का जो नीलगिरी वाला एरिया है वहाँ पर ज़्यादातर ये वन पाए जाते हैं, और सबसे ऊपरी जो इसका हिस्सा होता है वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिनकी पत्तियाँ जो हैं पतली होती हैं, आगे की तरफ नुकीली पत्तियाँ होती हैं, उस तरह के वन इसमें पाए जाते हैं, और ये काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं। और इनका जो बीच वाला एरिया होता है मध्य भाग में पर्णपाती जैसे ओक तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। ओक वृक्ष जो है पर्वतीय वृक्ष है। इसके अलावा जो निचला वाला एरिया होता है वहाँ पर रेडोडेड्रॉन और चंपा नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। रेडोडेड्रॉन एक तरह की झाड़ियाँ होती हैं जो कि पहाड़ों पर पाई जाती हैं। आगे बात करेंगे अल्पाइन वृक्ष भी इसी में पाए जाते हैं, पर्वतीय वनों के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन 3000 मीटर से ऊपर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसमें लार्च आता है, बर्च आता है, देवदार आता है, चिलगोजा, मैपल, ऐश, ये सभी वृक्ष किसमें आएंगे, अल्पाइन वनों में आएंगे, जो पर्वतीय वन का ही एक भाग है। तो ये सब वृक्ष पूछ लिए जाते हैं कौन से पर्वतीय वन है। ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता, लेकिन वृक्ष का नाम दे देगा और किस तरह के वन है वही पूछ लिया जाता है। और सभी चीज़ें जैसे यहाँ पे अल्पाइन लिखा है तो इस तरह से नहीं आता है, ज़्यादातर पर्वतीय ही लिख दिया जाता है। आगे बात करेंगे वेलांचली या अनूप वन किसे कहते हैं, यही दलदली वन है। ये आर्द्र भूमियों पे पाए जाते हैं, डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो अनदलदली भूमि होती है, झील वगैरह वहाँ पे मिलते हैं। अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। कृष्णा गोदावरी वाला जो डेल्टा है वहाँ पे पाए जाएंगे। चिल्का झील वाला जो एरिया है वहाँ पे पाए जाते हैं। सुंदरवन वाला जो एरिया है वहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस तरह के जो है क्षेत्रों में पाए जाते हैं दलदली वन। वृक्षों की बात करें तो यहाँ पे पाइन पाया जाता है, खजूर पाया जाता है, ताड़ पाया जाता है। तो ये सभी दलदली एरिया में होने वाले वृक्ष हैं, पाइन, खजूर और ताड़। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बारे में, तो यहाँ पे प्रथम वन नीति जो लागू हुई थी 1952 में लागू हुई थी। द्वितीय वन नीति 1988 में 1988 में लागू हुई थी। अगर पूछा जाए कि किस वन नीति के हिसाब से जो वन क्षेत्र है, अगर कोई क्षेत्रफल है, कोई एरिया है, तो उसके कितने भाग पे वन होना चाहिए, तो 33.33% भाग पे वन होना अनिवार्य है। हालांकि इतना होता नहीं है सब जगह। तो ये किस वन नीति में आया था, 1988 में। फिर आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में राज्य वन नीति, एक संशोधित राज्य वन नीति आई थी उत्तर प्रदेश में जो लेटेस्ट है, 2017 में आई थी। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 25 नवंबर 1974 को 1974 में उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना हुई। आगे चलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल वनावरण कितना है, 6.15%।
यहाँ पे परसेंटेज की बात की जा रही है। अगर टोटल एरिया की बात करें तो 6.15% में वन है। अगर इसे वर्ग किलोमीटर में देखें तो 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। ज़्यादा प्रतिशतता वाला ही पूछा जाता है तो 6.15 याद रखिएगा। और इस बार वृद्धि कितनी हुई है कुल वनावरण में यूपी में, तो 12.24 वर्ग किलोमीटर की ही केवल वृद्धि हुई है। 12.24 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वनावरण परसेंट फिर से देख लीजिए 6.15। अति सघन वन पूछे जाते हैं, अति सघन वन का परसेंटेज कितना है तो 1.09%। अति सघन वन 1.09%। मध्यम सघन वन पूछा जाए तो 1.67%। ज़्यादा जो पूछा जाता है टोटल वनावरण और अति सघन पूछा जाता है। फिर खुले वन 3.39%। खुले वन। वृक्षावरण भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। वृक्षावरण जो दूर दूर वृक्ष होते हैं वो मिला के एरिया कितना है तो 3.08%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अति सघन और वृक्षावरण। झाड़ियाँ कितनी है 0.23%। आगे चलेंगे। अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ है, इनसे हर बार क्वेश्चन आता है यूपी की हर एग्जाम में। प्रतिशतता की यहाँ पे बात की जा रही है। अधिकतम वन क्षेत्र किस जिले में है तो सोनभद्र में है। फिर सेकंड नंबर पे आता है चंदौली, तीसरे नंबर पे आता है चित्रकूट, चौथे पे आता है पीलीभीत, फिर श्रावस्ती। प्रथम तीन आपको याद होनी चाहिए, सोनभद्र, चंदौली, उसके बाद चित्रकूट। ये परसेंटेज में बात की जा रही है, एरिया में बात नहीं की जा रही है। अगर कोई छोटा सा ही अगर जिला होगा उसके ज़्यादातर पार्ट में अगर वन है तो मतलब प्रतिशतता में वहाँ पे बहुत ज़्यादा वन है। तो सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट। आगे बात करेंगे न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ पे है तो न्यूनतम है भदोही में, उसके बाद मैनपुरी का नंबर आता है, फिर देवरिया का, फिर बदायूं का, फिर मऊ का। ये भी प्रतिशतता की बात की जा रही है, क्षेत्रफल की बात नहीं की जा रही है। सबसे न्यूनतम वन कहाँ है भदोही में, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कहाँ है सोनभद्र में। अधिकतम वन क्षेत्र, अब क्षेत्रफल की बात की जा रही है यहाँ पे, प्रतिशतता की नहीं। तो इस सबसे ज़्यादा इसमें भी सोनभद्र में है, प्रतिशतता में भी सबसे ज़्यादा सोनभद्र में, क्षेत्रफल में भी सबसे ज़्यादा सोनभद्र में। लेकिन ये सेकंड नंबर चेंज हो जाता है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर आ जाएगा लखीमपुर, तीसरे पे मिर्ज़ापुर, चौथे पे पीलीभीत, फिर चित्रकूट। अभी हमने परसेंटेज वाला देखा था तो सेकंड नंबर पे चंदौली था। उसके बाद यहाँ पे जब हम क्षेत्रफल देख रहे हैं तो दूसरे नंबर पे लखीमपुर आ गया है। आगे न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो नंबर वन आएगा भदोही, जो कि परसेंटेज में भी सबसे कम था और क्षेत्रफल में भी सबसे कम है भदोही। फिर मऊ आता है, फिर मैनपुरी, संत कबीर नगर और देवरिया। भदोही, मऊ, मैनपुरी, ये तीनों याद होना चाहिए। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला वन ग्राम किसे घोषित किया गया था तो बेलहत्ती गांव को, जो कि सोनभद्र में स्थित है। पहला वन ग्राम बेलहत्ती गांव सोनभद्र का। इसके अलावा कुछ योजना है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वनों से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत कब हुई थी 1979 में, 1979 में। ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत कब हुई थी 1 जुलाई 2001 को। ऑपरेशन ग्रीन 1 जुलाई 2001। और उसके बाद वन महोत्सव की मनाने की शुरुआत कब हुई थी उत्तर प्रदेश में तो जुलाई 1952 में। जुलाई 1952 में कब मनाया जाता है तो एक सप्ताह निर्धारित है 1 से 7 जुलाई। 1 से 7 जुलाई के बीच वन महोत्सव मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी 1998 में। ये जो है ये सामाजिक वानिकी है जो कि 1979 में आई थी। केवल वानिकी की बात करेंगे तो 1998 में, 1998 में। निजी वन अधिनियम कब लागू हुआ था उत्तर प्रदेश में तो ये काफ़ी पहले का है, 1948 में ही लागू हो गया था निजी वन अधिनियम। तो ये कुछ ईयर हैं जो बार बार रिपीट करके पूछ लिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं अगर पूछा जाए तो 3 तरह के वन यूपी में पाए जाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, जिसमें कौन कौन से पेड़ आएंगे, साल, बेर, गूलर, पलाश, सेलम, ये सभी इत्यादि बहुत सारे पेड़ होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ मेन पेड़ लिखे हैं। सेकंड है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसमें नीम आता है, पीपल, शीशम, जामुन, ये सभी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में आते हैं। फिर आता है उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। कटीली झाड़ियों में बबूल आता है, इमली आता है, कत्था आता है, केशिया आता है, जिसमें कांटे होते हैं, वो उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों में आएंगे। याद रखिएगा यूपी में किसी तरह के सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की बात हो गई। अब इंडिया का पूरा डेटा देख लेते हैं। तो ये है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जो कि 2021 में की रिपोर्ट है ये, लेकिन अभी हाल ही में जारी हुई है और अगले 2 साल तक ये काम करेगी, क्योंकि 2 साल तक इसमें कुछ नहीं होना, हर 2 साल पे रिपोर्ट जारी होती है। इसी के अंतर्गत अभी हमने उत्तर प्रदेश की सारी बात की, इसी रिपोर्ट के अंतर्गत आएगा, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अंतर्गत। कौन सा मंत्रालय से जारी करता है तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जारी करता है। इसके अंतर्गत एक सर्वेक्षण विभाग है जिसका नाम है भारतीय वन सर्वेक्षण, इसके द्वारा ही इसे हर 2 साल पे जारी किया जाता है। पहली रिपोर्ट आई थी 1987 में, 1987 में, जो कि और अभी वाली जो 2021 वाली रिपोर्ट है ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है तो ये 17वीं रिपोर्ट है। अभी हमने बात की थी कि 33% भाग पे वन होना चाहिए, तो वर्तमान में भारत के 17 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 33% से ज़्यादा वन है। तो ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कितने राज्यों में 33% से ज़्यादा वन है, या फिर हमने देखा था किस वन नीति के तहत ये नियम रखा गया है तो 1988 की वन नीति के तहत ये नियम है।
आगे चलेंगे, भारत में वनावरण कितना है, तो टोटल वनावरण की बात करें तो 21.71%, 21.71% वनावरण है। ये चीज़ इतना पूछा नहीं जाता, इसलिए कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 वर्ष में वृद्धि कितनी हुई थी, तो 0.22% की वृद्धि हुई है 2 वर्ष में, 2019 से 21 के बीच में 0.22% की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल के अनुसार वनावरण वाले राज्य देख लीजिए, सर्वाधिक वनावरण कहाँ है, क्षेत्रफल के हिसाब से देख रहे हैं, अभी परसेंटेज नहीं। तो नंबर 1 पे आता है मध्य प्रदेश, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे कम वन कहाँ पे है, तो सबसे कम है हरियाणा में, फिर पंजाब में, फिर गोवा में। हरियाणा, पंजाब, गोवा सबसे कम वाले में है, सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। ये तीनों अरेंज करने को भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश आएगा। 2-3 बार इसको देख लीजिए, कन्फ्यूज़न होता है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट होते हैं, कहीं पे आपको मिजोरम दी जाएगा तो प्रतिशतता में आता है, इसमें नहीं आएगा। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। आगे चलेंगे, प्रतिशतता के अनुसार वनावरण वाले राज्य, तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिला के देखा जाए तो नंबर 1 पे आ जाता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मिजोरम, फिर अंडमान निकोबार आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर मेघालय। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों की बात करें तो लक्षद्वीप नंबर 1 है। केवल राज्य में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज वन कहाँ पे है, तो मिजोरम में है। केंद्र शासित ना लिखा हो तो मिजोरम नंबर 1 आएगा, दोनों लिखा हो तो लक्षद्वीप नंबर 1 आएगा। नेक्स्ट है, वनावरण में इस बार सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य ने की थी, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तेलंगाना में, फिर उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, वनावरण में कमी वाले राज्य कौन है, तो सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे आई थी, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा वनों में कमी कहाँ आई, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद सेकंड पे आता है मणिपुर, फिर नागालैंड। नेक्स्ट है, भारत में वृक्षावरण कितना है, अभी हमने वनावरण देखा था, वृक्षावरण है 2.91%, और 2 वर्षों में वृक्षावरण में वृद्धि कितनी हुई है, 0.76%, जो कि 721 वर्ग किलोमीटर है। ये कम है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। 721 वर्ग किलोमीटर की वृक्षावरण में वृद्धि हुई है 2 साल में, परसेंटेज में 0.76%। अब यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, भारत में टोटल वनावरण कितना है, 21.71%, वृक्षावरण कितना है, 2.91%, कुल अगर दोनों मिला लिया जाए तो कितना है, 24.62%। इस तरह अलग अलग लिखा होगा, वनावरण लिखा होगा, वृक्षावरण लिखा होगा, कुल लिखा होगा, टोटल वनावरण और वृक्षावरण, तो 24.62%। आगे चलेंगे, मैंग्रोव वन की बात करें, मैंग्रोव वन पूछा जाता है तो कितने क्षेत्रफल पर मैंग्रोव हैं। मैंग्रोव वो होते हैं जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, जंगल टाइप के, जो थोड़ा पानी में डूबे दलदली भूमि होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। 0.15% एरिया पे मैंग्रोव वन है। इसमें इस बार वृद्धि कितनी हुई है 2 सालों में, तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। टोटल अगर ये 0.15% को अगर कन्वर्ट किया जाए एरिया में, तो 4492 वर्ग किलोमीटर पे मैंग्रोव क्षेत्र हैं। केंद्र शासित और राज्यों को मिला लिया जाए तो नंबर 1 पे आएगा पश्चिम बंगाल, जहाँ सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है। सेकंड पे आएगा गुजरात, तीसरे पे आएगा अंडमान निकोबार। नंबर 1 पे मैंग्रोव क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, दूसरे पे गुजरात है। आगे चलेंगे, मैंग्रोव वनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है इस बार, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। अभी हमने देखा था वन क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो आंध्र प्रदेश में हुई है। मैंग्रोव वनों में सबसे ज़्यादा वृद्धि उड़ीसा में हुई है, सेकंड पे महाराष्ट्र में हुई है, उसके बाद कर्नाटक में। तो ये सभी डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।